गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। और आज हम बात करेंगे प्रेशर की। जो वायु का दाब है वो क्या है। दोस्तों, आप लोगों ने प्रेशर वर्ड बहुत जगह यूज़ किया है और बड़ा मज़े का वर्ड है। जब कोई प्रेशर के बारे में जो साइंस नहीं जानता है तो वो हर बात ही कहता है कि प्रेशर है ना, काम का प्रेशर है। ठीक है, जब कोई वो मशीन देखता है, वो चाहे कोई सा भी फोर्स अप्लाई कर रही हो, लेकिन उसे प्रेशर देखता है। जब कोई बाइक भागती है तो वो कहता है कि नहीं, प्रेशर लग गया तो बाइक भाग पड़ी। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जो हमारा संबंध है आज वो वायुमंडल से संबंधित है, यानी कि वायु का जो दाब है, जो प्रेशर ऑफ द विंड्स है वो क्या है, या प्रेशर ऑफ द जो गैस है वो क्या है। दोस्तों, जो हमारा वायु दाब है, आप लोगों को पता होगा कि वायुमंडल में विभिन्न ऊंचाई तक जो है गैसें भरी हुई हैं। और वो जो गैसें हैं वो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो आकर्षण बल है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी कहते हैं, उसके द्वारा एक फोर्स लगाया जाता है। और वो जो फोर्स है वो क्या कहलाता है? भार कहलाता है, वेट कहलाता है। तो इस वेट के कारण एक दाब उत्पन्न होता है, एक प्रेशर लगता है, उसी को हम वायु का दाब कहते हैं। दोस्तों, वायु के दाब को समझने से पहले हमें भार और दाब को समझना ज़रूरी है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर एक ब्लू कलर का सिलेंडर देख रहे होंगे, और हमने ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का जो सरफेस है, ये एज्यूम कर लिया है कि दिस इज़ द सरफेस ऑफ अर्थ। और जो सिलेंडर है वो हमने पर यूनिट एरिया में बनने वाला एक दाब मान लिया है। तो ये जो सिलेंडर है ये पर यूनिट एरिया को डिनोट करता है सरफेस पर, पृथ्वी के सरफेस पर। और इसमें बहुत सारी गैसें हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इस सिलेंडर का जो निचला वाला हिस्सा है, जो सरफेस, पृथ्वी के सरफेस के पास है, वहाँ पर ये काफ़ी डेंस है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये रेयर होता चला जाता है, अर्थात ये इसका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते चले जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो नीचे से डेंस है, सघन है, और ऊपर जाकर वो विरल है, यानी कि रेयर है। दोस्तों, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की ओर खींचे रहते हैं। उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण एक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम ग्रेविटी या फिर वेट के रूप में जानते हैं, भार के रूप में जानते हैं। भार क्या है? भार पृथ्वी के द्वारा लगाया गया किसी वस्तु पर एक बल है, जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसे हम एक फिगर में देख सकते हैं। सपोज दैट हमारा जो अभी का टर्म है वायुमंडल दाब को समझने के लिए, वो एक वेट से संबंधित है और प्रेशर। सबसे पहले हम वेट को समझते हैं। सपोज दैट मान लो आपने एक बैलेंस लिया, दैट इज़ ए फिजिकल बैलेंस, है ना, एक भौतिक तुला है। इसमें ये कोई आपने ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पर, इस ऑब्जेक्ट के रखते ही ये नीचे की ओर खिसक गया होगा। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को अर्थ खींच रही है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर कोई और दूसरे ऑब्जेक्ट रखने होंगे। जब तक कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर नहीं हो जाता, तब तक जो बैलेंस का पॉइंटर है हमारा, ये वाला पॉइंटर, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आएगा, यानी कि बराबर नहीं होगा, साम्य अवस्था में नहीं आएगा। तो एक्चुअल में जो हम मापते हैं वो एक भार मापते हैं। जो भौतिक तुला होती है हमारी, जो फिजिकल बैलेंस होती है, उसमें हम क्या मापते हैं? ऑब्जेक्ट्स का एक वेट नापते हैं। और वेट जो होता है वो क्या होता है? एक फोर्स होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, अप्लाई किया गया है पृथ्वी के द्वारा, है ना। तो भार एक बल है जो पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या है? प्रेशर भी एक बल है, भार भी एक बल था, प्रेशर भी एक बल है। अब प्रेशर क्या है? पहले भार में देखते हैं। भार पूरे ऑब्जेक्ट्स पर लगता है, पूरी की पूरी वस्तु पर लगता है। लेकिन प्रेशर जो है वो पर यूनिट एरिया पर लगता है। आप इस पर यूनिट एरिया को ऐसे समझेंगे, मान लो जैसे ये एरिया आपके नीचे, आप एक फार्मूला देख रहे होंगे, ये वाला एरिया, अगर हम एरिया इज इक्वल टू 1 यूनिट कर दें तो जो P होगा वो कितना होगा? F के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर वो F ही आएगा। तो इसलिए हमारे पास एक फार्मूला बना P इक्वल टू F। कब? जब एरिया पर यूनिट हो, है ना। यूनिट कुछ भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है,
1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, तो अभी हम यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट एरिया पर अप्लाई होने वाला जो फोर्स है वही क्या है, दाब है। तो दोस्तों ये जो वायु का दाब है ये वही पर यूनिट एरिया पर लगने वाला एक बल है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम वायु का दाब समझ सकते हैं कि वायु जो है पृथ्वी के द्वारा एक आकर्षण बल के द्वारा खींची हुई है और उसके द्वारा जो उत्पन्न दाब होता है, जो पर यूनिट एरिया पर लगने वाला बल होता है, वही दाब कहलाता है। तो अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको नापेंगे कैसे, है ना। तो नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है जिसको हम वायु दाबमापी या बैरोमीटर कहते हैं। ये एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये जो ग्रे कलर में दिखा रहे हैं हम लोग, ये एक पारा, ये पारा भरा हुआ है ना, पारा। ये ऊपर तक एक ट्यूब भरी हुई है, यहाँ तक मान लो इसमें पारा भरा हुआ है। अब जैसे इसमें एयर प्रेशर लगेगा तो ये प्रेशर इसको यहाँ से दबाएगा। अब पारा यहाँ से ऊपर की ओर फिल होना शुरू हो जाएगा। जब ये ऊपर की ओर फिल होगा, इसमें भरना शुरू होगा, तो यहाँ पर स्केल बना हुआ है, तो हम इसको मेज़र कर लेते हैं कि कितनी ऊंचाई तक उठा। इसी से बैरोमीटर काम करता है। अब हम अगर बात करें, ये मिलीमीटर में लिखा होता है और चूँकि एक बार है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिली बार कहते हैं। तो जो वायु का प्रेशर है उसको पर यूनिट एरिया पर पड़ने वाले बल के रूप में मापते हैं, और जो क्लाइमेट से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो इसके मापन के लिए जिस इकाई का प्रयोग करते हैं उसे हम मिली बार कहते हैं, मिली बार। अगर हम समुद्र तल पर वायुमंडल का जो दाब है उसे नापें, जो सबसे अधिक होता है समुद्र तल पर, तो समुद्र तल पर जो सामान्य वायु दाब है वो लगभग 76 सेंटीमीटर या 1113.25 मिली बार के बराबर होता है। ऊंचाई के साथ वायु दाब में जो है कमी होती है। अगर आप 200 मीटर की हाइट पर ऊपर जा रहे हैं तो लगभग 3.4 मिली बार का जो दाब है वो घट जाएगा, और यह दर जो है कुछ हज़ार फीट की ऊंचाई तक संभव होती है, क्योंकि आगे जो है वायुमंडल इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना सघन हो, इतना रेयर हो जाता है कि उसको मेज़र करना जो है मुश्किल पड़ता है। इसलिए ये जो है कमी बहुत तेज़ी से फिर आगे कमी होती चली जाती है। तो सामान्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि 1800 फीट की ऊंचाई तक जो वायु का दाब है तो 50% रहता है, और अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो वायु दाब की भी कमी होती है। तो इससे क्या होता है, आप लोग जब ऊंचाई पर गए होंगे कहीं घूमने पहाड़ों पर, तो जब ट्रैवल करते हैं पहाड़ों पर, गोल गोल जब गाड़ियाँ घूमती हैं किसी पहाड़ी के चारों तरफ, तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे जो हमारी नाक होती है या जो कान होते हैं, कुछ लोगों को वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है या घुटन सी बढ़ जाती है ना। जब ऊपर जाते हैं तो वायु का प्रेशर कम हो जाता है, इससे बीपी बढ़ जाता है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वायु का जो दाब है वो कम हुआ है। तापमान और वायु दाब की अगर हम बात करते हैं तो इनमें संबंध है ना। आप ऐसे समझें जैसे आपके पास एक कुकर, जो कुकर है ना, खाना बनाने वाला कुकर, ठीक है। अब उसमें अगर हम बंद करके कोई पानी रख दें तो धीरे धीरे पानी क्या करेगा, बॉयल हो जाएगा और उसके अंदर गैस बनाना शुरू करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है गैस की मात्रा भी बढ़ती जाती है और इससे प्रेशर बढ़ता जाता है ना। तो यहाँ पर ये जो बात है ये बंद बर्तन के लिए है। जब कुकर चारों तरफ से ढका होगा तब ये बात सत्य होती है कि ताप बढ़ने पर दाब बढ़ता है। लेकिन अगर जो हमारा सिस्टम है, जो कोई वस्तु है वो खुली हो जैसे वायुमंडल, तो वहाँ पर इसका उल्टा होता है। ताप बढ़ने पर वस्तुएं फैल जाती हैं, इसी रूप में गैस भी जो है वो फैल जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी। तो जब दूर दूर हो जाएंगी तो क्या होगा, वायुमंडल दाब घट जाता है ना, वायुमंडल दाब घट जाता है। तो इस तरीके से जो है ताप का दाब के साथ संबंध बता सकते हैं किसी खुले उसके साथ। अब हम बात करेंगे जो इंडिकेटर्स हैं, है ना, वायु दाब को नापने वाले जो इंडिकेटर्स हैं
विभिन्न प्रकार की जो जलवायु हैं या जलवायु वाले जो प्रदेश हैं उनमें वायु दाब और जो हवाएं हैं उनकी दशाओं को देखते हैं तो वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। कहीं पर तेज़ हवाएं चलती हैं, कहीं पर किसी डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं, है ना। तो उनकी जो दशाएं होती हैं वायु दाब की और हवाओं की वो अलग अलग होती हैं। इसलिए वायु दाब को जो है मौसम के पूर्वानुमान के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक मान सकते हैं। और इन्हीं सूचकों में हम 2-3 ये वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे आइसोबार, एक समदाब रेखा। अगर कोई मानचित्र ले लें और उस पर समुद्र तल के बराबर घटाए हुए वायु दाब से तुलना कर लें तो उस समय पर जो समान वायु दाब वाले क्षेत्र होंगे उनको मिलाने से जो रेखा बनती है ना, वो क्या कहलाएगी? समदाब रेखा कहलाएगी। एक बार फिर रिपीट करते हैं, हम आगे देखते हैं इसको। मान लो ये इंडिया का एक मैप है और इसमें जो ये रेखा है, इसमें आप देखेंगे ये जो रेखा है ये एक समदाब रेखा है और ये स्थिति जो है किसी जुलाई महीने की दिखाई जा रही है ना। तो इस जुलाई महीने में इन जगहों पर ये वाला ये सब जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर वायुमंडल दाब समान होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर एक जैसी दशाएं होंगी ताप की, दाब की, ठीक है। तो ये जो रेखाएं हैं जो एक जैसे दाब वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं इन्हें हम आइसोबार कहते हैं। अब हम बात करेंगे दाब प्रवणता की, प्रेशर ग्रेडियंट की। तो किन्हीं भी जो हमारे जो दो समदाब रेखाएं हैं उनके बीच में अगर हम दूरी के साथ में वायु दाब का अंतर देखें तो जो अंतर की दिशा और उसकी दर होती है ना, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो किसी भी दो समदाब रेखाओं की जो पारस्परिक दूरियां हैं तो वायु दाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रवणता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बता रहे हैं, मान लो कोई दो समदाब रेखाएं हैं तो उनकी जो बीच की दूरी होगी वो वायु दाब के अंतर को बताएगी कि उसमें कितना अंतर है और उसकी दिशा को भी बताएगी। इसी को हम दाब प्रवणता कहते हैं। प्रवणता का मतलब ग्रेडियंट है जो दूरी के साथ हिसाब लगाते हैं। तो इसे हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि दूरी के साथ दाब में परिवर्तन, है ना। जैसे जैसे एक समदाब रेखा से दूसरी समदाब रेखा की ओर जाते हैं तो कितना प्रेशर में अंतर आया दूरी के साथ, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेशर ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जो विभिन्न दाब की विभिन्न पेटियां हैं, जो बेल्ट हैं पृथ्वी पर, वो किस किस तरीके से हैं। तो दोस्तों वायु दाब का जो क्षैतिज वितरण है उसको देखने पर धरातल पर वायु दाब की जो है 4 पेटियां दिखाई देती हैं। ये वायु दाब पेटियां हैं, एक बेल्ट हैं जो पृथ्वी के चारों तरफ लगी हुई हैं। और हम इसकी बात करते हैं तो जो विषुवत रेखा है जिसे हम इक्वेटर लाइन कहते हैं, है ना, उस पे निम्न दाब वायु पेटी बनती है। उससे ऊपर चलते हैं हम तो फिर हमें जो 30 डिग्री से 35 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, तो उसको हम उपोष्ण कटिबंध या उपोष्ण उच्च वायु दाब की पेटी कहते हैं। इसी तरीके से उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी है और फिर लास्ट में जाकर जो पोल पर जाकर मिलती है ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी है। तो ये एक दिशा में हुआ। अगर हम जो हमारा इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर से नॉर्थ में चलते हैं तो इस तरीके से ये बेल्ट मिल जाती हैं। अगर साउथ में चलेंगे तो ये उसी तरीके से साउथ में भी मिलती हैं। इस रूप में ये जो है इनकी जो संख्या है वो लगभग 7 हो जाएगी, है ना, 3 नीचे 3 ऊपर और एक बीच में भूमध्य सागरीय वाली जो लो प्रेशर बेल्ट है वो होगी। अब हम इनको एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, जो ये वाला पार्ट है हमारा, जो 0 डिग्री देख रहे हैं इक्वेटर, ये लो प्रेशर, ये इसे डोलड्रम्स के रूप में जानते हैं। तो ये क्या है? तो धरातल पर भूमध्य रेखा के दोनों 5 डिग्री अक्षांशों के बीच जो है निम्न वायु दाब की पेटी पाई जाती है। लो प्रेशर बेल्ट का विस्तार है, लेकिन इसकी जो स्थिति होती है वो स्थिर नहीं होती है, बल्कि वो चलती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन जाता है तो ये पेटी भी जो है ऊपर नीचे खिसक जाती है ना। और इस कारण ऋतुओं का जो है वो स्थानांतरण या उनका बदलाव होता है।
आप देखते हैं जब सूर्य जो है कर्क रेखा पर जाकर, जो कैंसर लाइन ऑफ कैंसर है जो भारत में 7-8 राज्यों से होकर जाती है ना, तो जब सूर्य उस पर आ जाता है, तो ये लगभग 22 जो हमारा जून है उसके आसपास की बात है, 21 जून की, है ना। तो 21 जून पर जो है सूर्य लंबवत दिखाई देता है कर्क रेखा पर, ठीक। और 22 दिसंबर पर मकर रेखा पर लंबवत दिखाई देता है ना। 21 जून और 22 दिसंबर। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है और कर्क रेखा जो है उत्तर भारत में गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, है ना, और इस तरीके से झारखंड है, फिर त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरीके से करके वो 7-8 राज्यों से होकर निकलती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ कहाँ से जाती है। तो वहाँ पर जब आता है तो जो इक्वेटर वाली जो क्लाइमेट वाली कंडीशन है वो अब 0 डिग्री अक्षांश पर ना बनकर जो 23.5 डिग्री का अक्षांश है ना, वहाँ पर बनने शुरू हो जाती है, जिसे कैंसर कहते हैं ना, लाइन ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो इक्वेटर वाला क्षेत्र है ये फिक्स नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, बल्कि चेंज होता रहता है जैसे जैसे ऊपर नीचे सूर्य खिसकता है। लेकिन अगर हम इसे स्थिर मान लें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सूर्य जो है पूरे साल परपेंडिकुलर दिखाई देता है, और जब परपेंडिकुलर कोई रेज पड़ेगी किसी क्षेत्रफल पर तो उसका क्षेत्रफल जो है कम होने के कारण ताप जो है वो बढ़ जाएगा। अर्थात परपेंडिकुलर आने वाली जो रेज होती हैं वो किसी क्षेत्रफल को ज़्यादा गर्म करती हैं इसके बजाय कि वो तिरछी किसी क्षेत्र पर गिरे, है ना। तो इक्वेटर पर जो है गर्मी अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है। इसी कारण जो है जब गर्मी ज़्यादा होगी तो हवाएं क्या होंगी, ठंडी गर्म हो जाएंगी, और गर्म होकर वो दूर दूर हटेंगी। इससे क्या होता है, हवाएं जो हैं ऊपर उठना शुरू हो जाती हैं, और ऊपर उठते रहने से जो है जो हॉरिजॉन्टल वायु का एक प्रोपगेशन है वो शुरू हो जाता है, यानी कि क्षैतिज वायु संचरण की जो गति है वो धीरे धीरे चलना शुरू हो जाती है। और यहाँ पर चूँकि लगभग पूरे साल भर एक जैसा मौसम रहता है, इसलिए वातावरण जो है शांत रहता है। इसी कारण इसे डोलड्रम कहते हैं। शांत वातावरण के कारण इस पेटी को शांत पेटी या फिर डोलड्रम के रूप में हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे उपोष्ण वाली, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये भूमध्य रेखा से जो है, जो इक्वेटर लाइन है, वहाँ से 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर पर। और ये एक हाई प्रेशर बेल्ट है, उच्च दाब की पेटी है। क्यों? क्योंकि जो डोलड्रम से उठने वाली हवाएं होती हैं वो यहाँ पर जाकर बैठना शुरू होती हैं। इस अक्षांशों पर जो उच्च वायु दाब का निर्माण है वो इक्वेटर से ऊपर उठने वाली जो वायु हैं उनके ठंडा होने पर जब वो नीचे बैठती हैं तो वो इसी क्षेत्र में जाकर बैठती हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो दाब है वो बढ़ जाता है। जब नीचे हवाएं बैठेंगी तो दाब बढ़ेगा, जब ऊपर उठेंगी तो दाब कम होगा, है ना। वायु दाब की इस पेटी में वायु जो है सदैव ऊपर से नीचे ही आती है, अतः उसका दाब बढ़ जाता है। और विषुवत क्षेत्र जिसे हम इक्वेटर या ट्रॉपिकल जोन कहते हैं और जो सब ट्रॉपिकल है उनके बीच में निम्न वायु दाब का क्षेत्र से ऊपर उठती वायु का अवतलन जो है इस पेटी में हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हवाएं जो हैं वो सब ट्रॉपिकल से इक्वेटर की तरफ भागना शुरू हो जाती हैं। अब चूंकि पृथ्वी जो है घूमती है तो इसलिए उस पर एक बल और लगता है पीछे की ओर, जिसे हम कहते हैं कोरियोलिसिस फोर्स, है ना। तो उसके कारण ये जो हवाएं हैं पीछे की ओर धक्का महसूस करती हैं। ये ऐसे आनी थी, लेकिन चूंकि पृथ्वी ऐसे भाग रही है तो इस वजह से ये हवाएं जो हैं एक पीछे की ओर कोरियोलिसिस इफेक्ट के कारण पीछे की ओर धक्का दे रही हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है, हवाएं ऐसे आई लेकिन कोरियोलिसिस फोर्स के कारण पीछे की ओर धक्का हो गया, तो ये ऐसे दिखाई देती हैं, इस टाइप से करके चलती हैं। और यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम बात करेंगे हॉर्स लैटिट्यूड की। आप लोग देख रहे होंगे अपने पास यहाँ पर सब ट्रॉपिकल प्रेशर में जो है आगे एक और लिख रखा हॉर्स लैटिट्यूड। ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बड़ी अच्छी कहानी है। पुराने टाइम में जब यूरोप से लोग इस जो समुद्री यात्राएं होती हैं वो करते थे तो वो अपने साथ जैसे घोड़े या कुछ और लाते थे ट्रेड करने के लिए। तो जैसे इस क्षेत्र में नाव पहुंचती थी तो वो नाव भारी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि हवाएं जो हैं ऊपर से नीचे की ओर बैठ रही हैं। इससे नाव जो है डूबना शुरू हो जाती थी।
तो उस समय पर लोगों को पता नहीं था कि ये हाई प्रेशर बेल्ट भी कोई चीज़ होती है। उनको लगता था कि जो समुद्र है वो गुस्सा हो गया है और उसको जो है कुछ चाहिए, तो समुद्र को खुश करने के लिए वो अपने घोड़ों को जो है समुद्र में फेंक देते थे, कुछ घोड़ों को फेंक देते थे। इसी कारण इसको हॉर्स जो लैटिट्यूड है वो नाम पड़ा, अश्व अक्षांश पड़ा, क्योंकि अत्यधिक दाब के कारण इस क्षेत्र में जो है जलयानों की गति मंद हो जाती थी। और प्राचीन जो हमारी कथा थी, घोड़ों का कोई व्यापारी जब अपना जलयान लेकर इस पेटी में पहुंचा होगा तो उसको आगे बढ़ना मुश्किल हो गया होगा। इससे उसने अपने कुछ घोड़ों को जो है समुद्र में डाल दिया था। इसी कारण इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा। इस पेटी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो शीतकाल होता है हमारा, जो ठंडी विंटर वेकेशन होता है ना, शीतकाल के 2 महीनों को छोड़कर वर्ष के जो शेष भाग होते हैं उसमें ऊंचा तापमान पाया जाता है। इसलिए यहाँ निम्न वायुदाब की स्थिति मिलनी चाहिए थी, है ना, क्योंकि ये जो है नीचे है एक जो हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो पाया जाता है यहाँ तक। लेकिन चूंकि हवाएं जो हैं जो डोलड्रम से ऊपर उठती हैं और यहाँ पर नीचे में आती हैं, इसी कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। तो ये एक तरीके का जो है गतिजन्य वायुदाब है, ना कि तापजन्य। ताप के कारण उत्पन्न नहीं होता है ना। तो दाब 2 तरीके से हो सकते हैं, गतिजन्य या फिर तापजन्य। जो ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होता हो वो तापजन्य कहलाएगा, और जो गति के कारण उत्पन्न होता हो गतिजन्य हो जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की। भाई यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्यों है? तो दोनों गोलार्धों में जो है इसकी जो स्थिति है वो 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच है, आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। और इन पेटियों का जो लो प्रेशर है वो भी तापजन्य नहीं होता है बल्कि गतिजन्य होता है, क्योंकि यहाँ से पूरे साल जो है कम तापमान पाया जाता है ना। तो कम तापमान पाया जाएगा तो क्या होगा, जो हवाएं हैं वो सिकुड़ जाएंगी, और इस कारण से आसपास की जो हवाएं हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगी। इस पेटी में पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है हवा फैलकर स्थानांतरित हो जाती है और निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना देती है। तो इसको याद रखेंगे, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है ना, जो रोटेशनल मोशन है अर्थ की, उसके कारण हवाएं जो हैं यहाँ से दूर हो जाती हैं और एक लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अगर हम पोलर जोन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है उच्च वायुदाब पाया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव की बात करें, नॉर्थ और साउथ पोल की, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है और उच्च वायुदाब की पेटी जो है वो पाई जाती है। तो ये जो उच्च वायुदाब है तापजन्य होता है टेम्परेचर के कारण, और इक्वेटर पर जो उत्पन्न हुआ था वो भी टेम्परेचर के कारण था। बाकी बीच में जो है गतिजन्य है ना, मोशन के कारण है। इन क्षेत्रों में जो है न्यूनतम तापमान मिलने के कारण ही ठंडी और भारी हवाएं नीचे उतरती हैं, और जो ध्रुवीय हैं, जो पोलर हैं, वहाँ पर हाई बेल्ट का निर्माण करती हैं। इन पेटियों का विस्तार जो है दोनों ध्रुवों के जो चारों ओर है उस पर होता है और बहुत कम क्षेत्रफल पर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो है हमारे यहाँ पर जो प्रेशर बेल्ट हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। तो एक इक्वेटर पर है जो लो प्रेशर बेल्ट है, जो तापजन्य है, ताप के कारण, चूँकि यहाँ पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पाई जाती हैं। इसके बाद जब हम ऊपर चलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन में, तो जो 30 से 35 डिग्री के बीच है, जिसे हॉर्स एल्टीट्यूड के रूप में भी जानते हैं, अश्व अक्षांश के रूप में जानते हैं, इसका जो जन्म होता है ये एक तरीके से हाई प्रेशर बेल्ट है, क्योंकि जो डोलड्रम से उठने वाली जो हवाएं होती हैं वो यहाँ पर नीचे बैठती हैं, तो इस कारण ये हाई प्रेशर बेल्ट पैदा हो जाती हैं। अब आया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये इसलिए पैदा होती है क्योंकि पृथ्वी की जो रोटेशनल मोशन है उसके कारण जो है हवाएं यहाँ से दूर दूर हट जाती हैं। अगर रोटेशनल इफेक्ट नहीं होता तो ये तापजन्य बन जाती, और इस कारण से यहाँ पर हाई प्रेशर होता है। अब हम पोलर की बात करते हैं। पोलर पर दोनों ओर बहुत कम टेम्परेचर होता है और इसी कारण हवाएं जो हैं सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं, और यहाँ से जो है एक तरीके से जो हवाएं हैं जो लो प्रेशर बेल्ट वाली है वो नीचे बैठना शुरू करती हैं, ठीक है, ठंडी होने के कारण। तो इस कारण से जो है ये तापजन्य है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। आप आगे की जो क्लास है उसको समझने के लिए इन टॉपिकों को ज़रूर तैयार करें, क्योंकि अगर आपको प्रेशर बेल्ट पता नहीं होंगी तो आगे जो हम बात करेंगे क्लाइमेट से संबंधित, जलवायु से संबंधित, उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों।
जैसे कि हम भारतीय मानसून की बात करते हैं तो उसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो हैं दोनों काम आएंगे। तो आप इस तरीके से मेहनत करते रहें, हम लोग आपके साथ सदैव हैं। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।